हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज का हमारा जो वीडियो है वो जनवरी 2021 की जो क्रोनोलॉजी है, जो जनवरी की क्रोनोलॉजी हम कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए थे, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य तक पढ़ चुके हैं। अब हम जो चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आर्थिक परिदृश्य, और हो सकेगा तो आज हम प्रादेशिक परिदृश्य को भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मैगजीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बताती हूँ कि जितने भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो प्लीज़ कंपलसरीली इस मैगज़ीन को तो आप ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है संकलित किया जाता है। इस मैगज़ीन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस, वहाँ जाकर के आप जो है इसको उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। प्लस मेरे द्वारा लिखे गए जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए और एसए की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको फिर से बताना चाहती हूँ। जो लोग भी इस मैगज़ीन के नोट्स बनाते हैं, अगर नोट्स आपके 1 या 2 पेज में तैयार होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैगज़ीन के नोट्स बनाने के चक्कर में एक और मैगज़ीन तैयार कर रहे हैं तो कृपया करके वो कार्य ना करें। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस जो कहते हैं आरएएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका समय बहुत कीमती है। अगर आप इसी चीज़ों को लिखते रहेंगे, लिखी हुई चीज़ों को बार बार लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मैगज़ीन काफ़ी पतली आती है, यानी कि इस मैगज़ीन को फेंकने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। 1 साल की मैगज़ीन इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती हूँ या कोई भी मैं आपको ऐसा फैक्ट बता रही हूँ जो आपको आज से पहले नहीं पता था, तो आप उसको इसी में नोट डाउन कीजिए। और सेकंड रिवीजन जब आप करें तो आप इस मैगज़ीन को ही पढ़िए, ठीक है। तो नोट्स बनाने में अतिरिक्त समय जो है वो ख़राब मत करिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके नोट्स भी बनाने बाकी हैं, ठीक है। तो इसको उतना ही समय दीजिए जितना जो है अपने को देना चाहिए। और अगर आपकी कोई समस्या है इससे रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज की किसी जैसे आरएएस का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस, वहाँ जा कर के जो है आप पूछ सकते हैं। और चलिए फिर जो है मैगज़ीन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, आर्थिक परिदृश्य में पहला है हमारा, पश्चिम बंगाल का पहला तेल एवं गैस रिजर्व देश को समर्पित। देखिए, वेस्ट बंगाल का जो एक जगह है जिसका नाम है अशोके नगर, वहाँ पर जो है OIC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है, IOC जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने जो है ये 8वां तेल और गैस का रिज़र्व जो है वो खोज निकाला है। और इसको जो है हल्दिया रिफाइनरी में भेज करके जो है रिफाइन किया जाएगा। तो अगर मैं 8वां बोल रही हूँ तो इसका मतलब 7 पहले से होंगे। तो 7 पहले से हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, कृष्णा गोदावरी, केजी बेसिन, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम अराकान फोल्ड बेल्ट और कैम्बे के बाद बंगाल बेसिन जो है भारत का 8वां उत्पादक बेसिन जो है वो बन गया है। तो पश्चिम बंगाल में तो ये पहला है, और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो ये 8वां तेल एवं गैस रिजर्व है, ठीक है। तो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने जो है इसको देश को समर्पित किया है। OIC के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ दे रखी है कि OIC जो है, मैं फिर OIC बोल रही हूँ, IOC जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, ये भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी है, जो देश के कुल हाइड्रोकार्बन उत्पादन का 72% जो है वो उत्पादन करती है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 8वां जो हमारा तेल और गैस रिजर्व है वो कहाँ फाइंड आउट हुआ है? तो वेस्ट बंगाल के अशोके नगर के अंदर ये फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट एक योजना के बारे में है। योजना का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस योजना के नाम से ही सिद्ध होता है। ये योजना मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ, इस योजना के बारे में लिखा हुआ आएगा तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर जो राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ठीक है, अरुणाचल है। तो इनमें जो है पावर ग्रिड बनाया जाएगा अलग से, ताकि जो है बिजली की आपूर्ति जो है वो और भी सुगम तरीके से हो सके। तो ये जो योजना है, ये योजना बहुत पहले ही प्रस्तावित हो चुकी थी। अब जो है इस योजना में बजट पारित हुआ है। तो देखिए, इसमें 50% जो हमको पैसा है ना वो वर्ल्ड बैंक देगी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलने वाली है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विश्व बैंक से इसमें सहायता प्राप्त है। भारत सरकार ने योजना को विद्युत मंत्रालय के लिए बजट सहायता के तहत 50-50% वहनीयता, 50% तो है विश्व बैंक और 50% है आपकी भारत सरकार के आधार पर जो है इस योजना को शुरू किया है। तो ये योजना आप थोड़ी ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि देखिए, ये जो हम जितने भी टेलीकम्युनिकेशन हमारे डिवाइसेस चलती हैं, जैसे हमारा फ़ोन है, तो ये सब जो है रेडियो वेव्स पर चलती हैं। किस पे? रेडियो वेव्स पे,
ठीक है। तो इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को खरीदने के लिए जो है ऑक्शनिंग होती है, यानी कि बोली लगती है, ठीक है। तो ये बोली जो है ये सरकार के द्वारा लगवाई जाती है और फिर जो ज़्यादा बिडर होता है, बोली लगाने वाले को बिडर कहते हैं, फिर उसको जो है स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है। तो यही यहाँ पे बताना था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल का जो दूरसंचार विभाग है उसने स्पेक्ट्रम की नीलामी को जो है मंजूरी दी है। तो जितने भी वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है सफल बोलीदाताओं को जो है ये सौंपा जाएगा, ठीक है। ये मेगाहर्ट्ज वगैरह आप देख लीजिएगा। फिर है ट्राइब्स इंडिया ने नए उत्पाद जो है वो शामिल किए हैं। देखिए ट्राइब्स इंडिया जो है उसके द्वारा आधिकारिक जनजातीय उद्यमों को बड़े बाजार तक पहुंचाने या उपलब्ध कराने के क्रम में फॉरेस्ट, फ्रेश तथा ऑर्गेनिक क्षेत्र के कुछ नए उत्पादों को जो है शामिल किया है। तो नए उत्पाद में आप देखिए तमिलनाडु की इरुलास और कुरुम्बास जनजातियों के 10 उत्पाद, और जिसमें कि 3 ऑर्गेनिक शिलाकाई पाउडर, लाल चावल मसाले, जायफल का अचार तथा 2 तरह का अवल यानी कि पोहा जो है इसमें शामिल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्राइब्स के ऊपर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इस बार RS 2018 का प्रश्न था कि जनजातियों के ऊपर आपको जो है लेख लिखना था, या संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है जनजातियों को लेकर के वो आपको बताने थे। तो हो सकता है इस बार संवैधानिक प्रावधान पूछे हों, अगली बार आपसे ये पूछ ले कि जनजातियों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो उसमें आप ये नाम लिख सकते हैं, जैसे ट्राइफेड हुआ, अपेडा हुआ, फिर ये ट्राइब्स इंडिया हुआ। तो इस प्रकार की संस्थाओं के नाम आपको पता होने चाहिए, ये जाने पहचाने होने चाहिए आपके लिए, कोई अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आपको जो है आंसर लिखने में, मेंस के आंसर लिखने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ओला तमिलनाडु में लगाएगी ई स्कूटर फैक्ट्री। तो ओला के बारे में हम जानते ही हैं, टैक्सी की सेवाएं ये देती है। तो तमिलनाडु में अपनी पहली ई स्कूटर फैक्ट्री जो है वो लगाई है, ठीक है। तो इसके लिए योजना को जो है मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं, BSNL ने विश्व की पहली IoT सेवा जो है उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको रट लीजिएगा आप कि सबसे पहली IoT सेवा शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये विश्व की सबसे पहली है, देख लीजिएगा ध्यान से देखिए, BSNL ने विश्व की पहली जो है IoT सेवा, यानी IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा नहीं है, ये न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट्स में आता है, जैसे आप ये एक तो एलेक्सा आती है, ठीक है, एलेक्सा सारी चीज़ें याद रखती है, एलेक्सा ये एलेक्सा वो करके। और AC अगर आप देखते हैं तो AC के अंदर भी आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है कि आपको जो है ऑटोमेटिकली वो बता देगी कि भाई रिपेयर करवाना है, क्या करना है, ज़्यादा चल रही है तो अपने आप को बंद करने का बता देगी। तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2017 के अंदर जो है प्रीलिम्स, जो IAS प्रीलिम्स हुआ था उसमें सवाल भी आया था, तो वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगी अभी। तो देखिए इसमें जो है हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो है जिसका नाम BSNL है, तो इसने जो है भारत में सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क है। उपग्रह समझते हैं, सैटेलाइट भेज करके जो है ये काम किया जाएगा। तो इसके लिए BSNL ने किसी के साथ में समझौता किया होगा, तो साझेदारी किसके साथ में की है ये भी याद रखना है अपने को, स्काइलो टेक इंडिया के साथ में साझेदारी की है। इस मेड इन इंडिया सॉल्यूशन को भारत में ही अमेरिका की स्काइलो द्वारा विकसित किया गया है, जो BSNL के सैटेलाइट ज़मीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर आदि के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करेगा। इस तकनीकी में एक छोटा सा स्मार्ट बॉक्स है जिसमें स्काइलो का यूज़र टर्मिनल है, जिसमें सेंसर लगा हुआ है। इसके तहत डेटा प्रसार हेतु स्काइलो नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो कवरेज है ना वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, और उसके अलावा भी देखिए इसकी सुविधाएं क्या क्या है कि इससे क्या होगा, यूज़र अगर घने जंगल में भी है तो या फिर सुदूर समुद्र तक मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल उसको आसानी से मिलेंगे। कॉल ड्रॉप और इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। देश की समुद्री सीमा के भीतर उन स्थानों पर भी किया जा सकता है जहां मोबाइल टावर नहीं है, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी को जो है वो बेहतर करेगा। इसका मूल्य तो देखिए ये किसी काम का नहीं है। स्काइलो अपने क्रिटिकल डेटा के लिए लॉजिस्टिक डेटा को वर्ष 2021 में कोविड-19 के टीके को बेहतर तरीके से वितरण करने में भी जो है मदद करेगा। तो ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस बार वाला आर्थिक परिदृश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और हाँ, मैंने जो है आपके साथ में GS पेपर 1 और GS पेपर 2 जो आज ही संपन्न हुए हैं UPSC के, वो शेयर किए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, और इवन मैं तो ये कहूँगी जिसके मन में थोड़ी बहुत ये भी है ना कि मेरे को आगे जा करके IAS या
RAS या किसी भी PCS का एग्ज़ाम देना है, प्लीज़ उन पेपर्स को ज़रूर से देखिएगा। आपके अखबार पढ़ने का नज़रिया, आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया ऑटोमेटिकली चेंज होगा। पेपर देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। अगर देखिए आप RPSC की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके आप RPSC के द्वारा आयोजित होने वाले सभी पेपर्स को पढ़िए। जैसे अभी ग्राम सेवक का पेपर हुआ है उसको भी देखिए, कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसको भी देखिए। आपको स्तर पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक उसमें से कितने प्रकार के प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन बीच बीच में इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसके फ्लो को नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पढ़ने का जो नज़रिया है ना उसको चेंज कीजिए, वरना हार्ड वर्क तो क्या सब करते हैं, पढ़ने वाले सब हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन उनको सफलता जल्दी नहीं मिल पाती है। उसका यही रीज़न है कि वो क्या है, एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते हैं, विश्लेषण प्रॉपर नहीं करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है, विदेश मंत्री ने आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभारंभ किया है। आर्थिक कूटनीति वेबसाइट क्या होती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ठीक है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है अभी, ये है हमारे S जयशंकर जी। ठीक है, ये एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यानी कि जो है IAS ऑफिसर रहे हैं, इनको जो है विदेश मंत्री बनाया गया था। तो देखिए ये जो है विदेश मंत्रालय का यह पहला आर्थिक कूटनीतिक पोर्टल है जो भारत की आर्थिक, क्षेत्रीय तथा राज्यवार शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इसका लक्ष्य यही है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख आर्थिक संकेतकों, केंद्र और राज्य सरकार के नीतिगत अपडेट के साथ साथ नवीनतम व्यापारिक समाचार और व्यापार डेटा पर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी जो है वो प्रदान करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। यह पोर्टल भारत में कृषि निर्यात के लिए इच्छुक निवेशकों को एपेडा भी मैंने बताया था आपको, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से जोड़ने के लिए दो तरफा संवाद के माध्यम से कार्य करेगा। देखिए एपेडा जो है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसके अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एपेडा जो है किसके अंतर्गत आता है, जो ये व्यापार वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो पोर्टल है ना, ये जो है आपके जो भी इच्छुक निवेशक है यानी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है एपेडा जैसी संस्थाओं से जोड़ेगा। यह अब भारतीय किसानों के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा जो निवेश प्राप्त करने के इच्छुक है तथा विदेशों में अपने उत्पादों की मार्केटिंग करना चाहते हैं। इस वेबसाइट का प्रबंधन विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कूटनीतिक प्रभाग द्वारा जो है वो किया जाएगा। और इसके क्या महत्व हैं, तो देखिए इसका महत्व ये है कि यह पोर्टल जो है कृषि निर्यात यानी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है उसके अवसरों को बढ़ाने में योगदान देगा। उसके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। किस समिति की सिफारिश पर ये हुआ, तो अशोक दलवई ने की समिति की सिफारिश पर जो है ये बात कही गई थी। इस विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार की ईज ऑफ डूइंग पहल, नीतिगत सुधार व प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देकर यह वेबसाइट वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए एक बहुआयामी और गतिशील ब्रांड इंडिया के कंसेप्ट को प्रस्तुत करती है। इसमें और क्या होगा, तो देखिए इसमें वैश्विक खनिज संसाधन बंदोबस्त, कृषि निर्यात के अवसर तथा भारतीय नागरिकों के लिए विदेश में रोजगार की जानकारी भी जो है वो शामिल की जाएगी। यानी कि वेबसाइट देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कूटनीतिक कार्य ही नहीं है, इसके अंदर और भी जो है जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें भी जो है इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न संस्थाओं के साथ जो है 5 MOU किए हैं। तो जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है जिसको ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहा गया है, तो उसने जिनके साथ MOU किए हैं वो देखिए, एक तो है आपका ट्राइफेड, फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICMR कहते हैं, फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड नाफेड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास लिमिटेड। तो इनके साथ में इन्होंने जो है ये जो समझौते किए हैं, ये MOUs किए हैं। इनका लक्ष्य क्या है, तो देखिए सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, जीवन स्तर में बदलाव लाने तथा सरकार की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के जीवन संवारने में सहायता मिलेगी। PMFMEI स्कीम में जो है 10,000 करोड़ व्यय किए जाने हैं। इस स्कीम में 800 करोड़ की उपलब्धता अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है जो इनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। ठीक है, विशेष चीज़ क्या है इसमें, तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 15 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 231 एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी अनुमोदित किया गया है। ये PMFME ये क्या है, तो देखिए प्रधानमंत्री जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान में शुरू की गई यह योजना केंद्र प्रायोजित एक योजना है। इसका उद्देश्य जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन करना व क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ाना
तथा एफपीओ जानते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उत्पादन सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है। तो ये जो है आपका पूरा ये एमओयू से रिलेटेड जो है बात है। फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग की संशोधित रैंकिंग जो है उसको जारी किया है। तो देखिए मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, यूपीएससी के एक एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के एक पेपर के अंदर पूछा गया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए ये पता होना चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से ही सिद्ध है कि भाई किस प्रकार की जो है किसी देश के अंदर व्यापार की सुगमता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर कुछ अनियमितताएं हो गई थी, तो इसलिए इसने अपनी रैंकिंग को दोबारा से चेंज किया है। तो अगर मैं दोबारा से रैंकिंग की बात करूं तो कई देशों की रैंकिंग चेंज हुई है। तो भारत की रैंकिंग जो है 77वीं हुई है इस बार 2019 में। तो ये अपने याद रखने वाली बात है और बाकी कोई विशेष चीज़ इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरएस 2018 के मेंस की परीक्षा में सीधा यही सवाल उठ कर के आया था कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है किन देशों से आता है। एफडीआई आप जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एफडीआई का क्या मतलब है कि कई जो विदेश के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो भारत की इकोनॉमी में निवेश करते हैं। तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा निवेश भारत में एफडीआई के माध्यम से किस देश से आता है। तो अभी आप देखिए कि अभी वाली जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि 2020-21 की पहली छमाही में भारत का दूसरा बड़ा एफडीआई स्रोत कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। तो देखिए हमें यहाँ पे लिस्ट देखनी है। भारत में एफडीआई के शीर्ष 5 स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से, फिर आता है अमेरिका से, फिर आता है केमन आइलैंड से, फिर आता है आपका मॉरिशस से और फिर आता है नीदरलैंड से। इस क्रम को रट लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो एफडीआई के आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? तो आपका DPIIT जो है, DPIIT, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये जो है इसके आंकड़ों को जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को जो है वो मंजूरी दी है। तो देखिए दोस्तों ये जो योजना है इसके अंदर जो है ये 2020 से लेकर के 2023 तक जो है इसमें कुछ खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी ये कोविड-19 के दौरान जो है जो लोग बेरोज़गार हुए थे उनको जो है या फिर जिनको काम से निकाल दिया गया था या जिनको नौकरी नहीं मिल रही है तो उनके EPFO में योगदान देने के लिए जो है उसके लिए जो है इनको इनके जो EPF है उसमें योगदान देने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। तो इतना कुछ महत्वपूर्ण इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये है RTGS के ऊपर जो है न्यूज़ है। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। देखिए ये जो सिस्टम है 2004 में इसको RBI के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि मनी का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं यानी पैसे का जब हम लेन देन करते हैं तो वो रियल टाइम बेसिस पे जब होता है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हाथों हाथ हो जाए। ठीक है, एक आपने फिर एक नेफ्ट का नाम भी सुना होगा, एक होता है नेफ्ट, एक होता है RTGS, NEFT। दोनों ही याद रखिएगा, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं नेफ्ट। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में अंतर ये है कि जो RTGS है ये रियल टाइम पे होता है यानी कि हाथों हाथ हो जाता है इसका पेमेंट, और नेफ्ट जो होता है वो रियल टाइम नहीं होता। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 से आधा घंटा इसमें लगता है ट्रांसफ़र में। दोनों ही जो है RBI के द्वारा संचालित हैं। जो नेफ्ट है उसमें मिनिमम आप 1 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हो और मैक्सिमम आप कितने भी रुपए जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। RTGS जो है उसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए ट्रांसफ़र के लिए। कितने? 2 लाख। मैक्सिमम कितने भी करो लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए होंगे तभी RTGS होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है RBI के द्वारा नहीं लगता है और दोनों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड्स पे किया जा सकता है। एक चीज़ और कि जो नेफ्ट होता है वो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो RTGS था वो सिर्फ बैंकों के वर्किंग डे पर ही होता था, यानी संडे की बैंक की छुट्टी रहती है और दूसरे और चौथे सैटरडे की भी छुट्टी रहती है, तो उन दोनों दिन पर RTGS नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अब जो है क्या किया गया है, इन्होंने किया है कि देखिए RTGS सुविधा जो है 14 दिसंबर 2020 से प्रतिदिन 24 घंटे जो है वो उपलब्ध रहेगी। ठीक है,
इस तरह भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां आरटीजीएस का परिचालन 7 दिन और 24 घंटे होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अक्टूबर 2020 में ये घोषणा की थी कि अब जो है इसके 24 घंटे और 7 दिन करेंगे। तो नेफ्ट तो ऑलरेडी है ही ऐसा, और अब जो है आरटीजीएस को भी 24 घंटे 7 दिन कर दिया गया है। यानी पहले ये क्या होता था, सिर्फ वर्किंग डेज पर ही काम करता था। ठीक है। और इसके अलावा आरटीजीएस ISO 222 फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। ये वित्तीय लेन देन के लिए बेस्ट इन क्लास मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है, तो देखिए अमेरिका की जो है ये कंपनी है और ये खुदरा कंपनी है। ठीक है, होलसेल जो है मार्केट है। ये वर्ष 2027 तक देश से अपना निर्यात तिगुना बढ़ाकर प्रतिवर्ष $10 अरब करने की इसकी जो है योजना है। तो ये दिग्गज रिटेलर है वॉलमार्ट। भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले साल 3 गुना से जो है बढ़ोतरी करके भारतीय बाजार से उत्पादों की खरीद के कार्यक्रम को जो है गति देगा। यानी हमारे यहाँ से जो है ये जो है इन चीज़ों का निर्यात करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च। तो भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है लॉन्च की गई है। तो FDI मानदंडों को सरल बनाए जाने तथा इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए खोल दिए जाने से भारत और ऑस्ट्रेलिया की निवेश में जो है व्यापक जो है संभावनाएं बढ़ेगी इससे। ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप जानते हैं आयुष मिनिस्ट्री सेपरेटली जो है इसको बनाया गया था। जैसे आयुष का फुल फॉर्म ही क्या है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे भारत के अंदर जो हम अभी जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनको क्या कहते हैं, देखिए जो हम इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं उसके अलावा जो भारत की थेरेपीज़ हैं जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, ठीक है, और ये हमारा जो क्या कहते हैं होम्योपैथी है। तो इस क्षेत्र के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक नई परिषद यानी काउंसिल का जो है वो गठन किया गया है। ताकि देखिए एलोपैथी जो है, एलोपैथी मेडिसिन क्या होती हैं, एक बार आपके जल्दी से असर तो कर देती है लेकिन उसके बाद में क्या है उसका जो है साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो ये आयुष के अंतर्गत जितनी भी थेरेपीज़ आती हैं, नेचुरोपैथी आती है, यूनानी आती है, तो इनका क्या है कि कुछ भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है जो व्यापक संभावनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया है, इस काउंसिल का गठन किया गया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है इनको देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन नया है। देखिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने हाल ही में भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए कौन सा टूल 21 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका नाम है ट्रैवल इनसाइट्स विद गूगल। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हाँ ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप जो है थोड़ा अगर राजस्थान के विषय में हो तो ही उन पर ध्यान में रखना है हमको। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें क्या नए भी हैं। जैसे अभी देखिए आरटीजीएस वाला तो हमने अभी भी पढ़ा है कि कब से इसको शुरू किया गया है, तो ये हमने पढ़ा ही है अभी। जैसे इसका जो है ये है 14 दिसंबर 2020, ये हमने अभी पढ़ा है। और उसके अलावा देखिए ये जो अभी पढ़ा था आर्थिक कूटनीति यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट जो है वो किस मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। तो ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ी है, तो आप इसमें से इसको जो है टिक लगा लीजिएगा। और अभी जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राजस्थान का जो घटनाक्रम है उसको कवर करेंगे। आर्थिक परिदृश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस बार वाला, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा। और आपकी कोई भी समस्या है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर से मैसेज करके बताइए आपकी तैयारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो भी आप बता सकते हैं। तो चैनल के साथ में बने रहिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।